गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार एजुकेशन सो सिंपल के टैक्स पेयर सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आईटीआर का सिलेक्शन हम किस टैक्स पेयर के लिए, किस इनकम के लिए हम आईटीआर का करेक्ट सिलेक्शन करते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2021 का आईटीआर फॉर्म नोटिफाई हो चुका है और आईटीआर 1, आईटीआर 4 तो पोर्टल पे भी आ चुका है। तो आज हम देखेंगे कि जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है उसको आईटीआर फॉर्म में कैसे इनकॉर्पोरेट कराया गया है और उसको हम कैसे रिपोर्ट करना है। इसके पीछे रीजन में हम समझेंगे कि क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। आईटीआर में अमेंडमेंट, इतने सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो इसका रीजन क्या है और क्यों किए गए हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इन डिटेल एनालिसिस। सबसे पहला हम देखते हैं कि एक शेड्यूल डीआई इनकॉर्पोरेट किया गया है जिसमें डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड आईटीआर 1 टू आईटीआर 6 तक। तो जैसा कि टैक्सेशन है अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च को लाया और इसमें टाइम लिमिट जो था एक्सटेंड किया गया 30 जून 2020 तक। मेक इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 10AA सेक्शन 54 टू 54 जीबी। तो इसको देखते हुए एक न्यू शेड्यूल लाया गया डीआई, जिसका नाम कहते हैं डीआई। तो इसके 3 पार्ट हैं डीआई के। तो पहला पार्ट जो है इसमें आपको बताना है डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट मेड टू क्लेम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। पार्ट बी जो है 6 डिटेल्स ऑफ एलिजिबल अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अवेलेबल अंडर section 10AA and part C 6 details of the payment acquisition purchase of construction made to claim deduction under section 54 to 54 GB। तो इसको इन्वेस्टमेंट को आपको बाइफरकेट करना है ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब 31 मार्च तक और 31 मार्च के बाद जो 30 जून तक है उसको बाइफरकेट करके ये डिटेल आपको देने हैं। जैसा कि ध्यान देने वाली बात है कि टाइम लिमिट जो इन्वेस्टमेंट का एक्सटेंड किया गया है 3 मंथ का, लेकिन थ्रेशोल्ड लिमिट में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन। जैसे कि अगर एक टैक्स पेयर इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 and 1 April 2020 to 30th June 2020 shall not exceed 1,50,000। थ्रेशोल्ड लिमिट में एक्सटेंडेड नहीं है, सिर्फ टाइम पीरियड में एक्सटेंडेड है और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए आपको जो डिटेल्स देना है शेड्यूल डीआई में वो बाइफरकेट करके देना है। आइए हम सेकेंड अमेंडमेंट देखते हैं कि एडिशनल डिटेल्स टू बी फर्निश्ड बाय ए पर्सन हु इज फाइलिंग रिटर्न अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1)। हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, रिटर्न में आप देखेंगे तो एक अलग से सेक्शन 139(1) का 7th प्रोविजो दिया हुआ है, रिटर्न में भी आपको मिल जाएगा। तो उस रिटर्न में क्या कहा गया है कि एडिशनल डिटेल्स कुछ फर्निश करना है, जैसा कि टू इंश्योर इंडिविजुअल इन सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन फर्निश इनकम टैक्स रिटर्न द 7th प्रोविजो 139 वाज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा इसको लाया गया था 7th शेड्यूल को। तो ये प्रोविजन तो जो रिक्वायर करता था एवरी पर्सन हु इज अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, जो रिटर्न फाइल नहीं करते थे लेकिन ड्यू टू द रीजन दैट हिज इनकम डज नॉट द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैज इधर रिटर्न आप फाइल नहीं करते तो कहते कि मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते थे, क्रॉस नहीं करते थे इसलिए नहीं फाइल करते थे। लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन अगर वो करते हैं तो उनको रिटर्न मैंडेटरी फाइल करना होगा 7th शेड्यूल के अंदर। तो 3 तरह के ट्रांजेक्शन थे। हम पहला ट्रांजेक्शन ये था कि अगर कोई भी डिपॉजिट करते हैं 1 करोड़ या मोर 1 और मोर करेंट अकाउंट मेंटेन विद ए बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, तो उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सेकेंड है कि इनकर मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री, देन रिटर्न फाइल करना जरूरी है। या फिर इनकम मोर देन 1 लाख टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन दैट केस आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये 7th शेड्यूल में फॉलो करता है तो आपको टिक करना होता है रिटर्न में। अगर if the assessee is required to file the return of income in the circumstances covered in 7th provision of section 139(1), in that case he is required to furnish relevant detail in the ITR form, ठीक है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द करेंट अकाउंट, अमाउंट इनकर्ड ऑन द फॉरेन ट्रैवल और अमाउंट पेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल।
तो ये न्यू चेंजेस हैं तो इस साल के। उसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन टू कोट पैन और आधार इन वेरियस शेड्यूल्स। तो ITR 1 टू ITR 7 जैसे जो पहला ये डिटेल था, जो ऊपर वाले डिटेल आप देख रहे थे ITR 1 2 3 4 के लिए था, क्योंकि ITR 5 ITR 6 ITR 7 दैट इज मैंडेटरी टू बी फाइल, तो उसके केस में नहीं। तो लेकिन ये जो ITR 1 2 3 4 था, उसके केस में हम जो 7 प्रोविजन में आते हैं तो हम फाइल करना पड़ेगा। और ऑप्शन नेक्स्ट अमेंडमेंट आते हैं पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहते हैं कि ऑप्शन टू कोट पैन और आधार इन वेरियस शेड्यूल्स। तो फाइनेंस एक्ट 2019 इंसर्टेड एक सबसेक्शन इंसर्ट किया था सेक्शन 5E इन सेक्शन 139A, जिसमें कहा गया था कि पैन और आधार इंटरचेंजेबली है, पैन की जगह आप आधार भी मेंशन कर सकते हो, कोट कर सकते हो। तो द वेयर ए पर्सन हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट द purchases आधार, he may furnish his Aadhaar number in lieu of the PAN, and such person shall be allotted a PAN in the prescribed manner. Further, every person who has been allotted a PAN and who has been linked his Aadhaar number with PAN as per section 139AA may furnish his Aadhaar number in lieu of the PAN for all the transactions where quoting of PAN is mandatory as per income tax act. जिसमें वेरियस शेड्यूल्स थे ITR का, जहां पर SSC को PAN नंबर देना पड़ता था of the second party inter alia as tenant, director, auditor. So to allow quoting Aadhaar in place of the PAN, this schedule now substituted the term PAN with PAN oblique Aadhaar. Accordingly, SSC can furnish Aadhaar or PAN in respect of the following person. आइए देखते हैं एग्जाम्पल उनके कौन कौन से। तो a person filing the income tax return as a representative SSC or auditor proprietor firm, debtors in respect of whom bad debt of 1 lakh or more claim, co-owner of the house property, tenant of the house property, buyer of the immovable property transferred during the year, a person whose tax credit is being claimed by the SSC, tenant's buyer who has deducted taxes source, key person and person verifying the return of a company, person holding 10% or more of the voting power in case of unlisted company, or shareholders of unlisted company including a startup, person whose income is clubbed with the income of the SSC, and a spouse governed by the Portuguese civil code. तो यहाँ पर आपको क्या था कि जहाँ पैन कोड करना था तो उसकी जगह पर आधार कोड कर सकते हैं, दैट इज इंटरचेंजेबली। तो ये जो न्यू चेंजेस थे जो ITR फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और लॉस फ्रॉम पास थ्रू एंटिटीज। तो ये ITR 2, 3, 5, 6 एंड 7 में इसमें चेंजेस लाए गए हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि पास टू स्टेटस जो सर्टेन एंटिटी में पास टू स्टेटस दिया है, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कैटेगरी 1 and category 2 alternative investment fund. If any entity is provided pass to status under income tax act, then such entity is allowed to pass its income to investor without paying taxes, and consequently investor are eligible to pay tax on such income as if they have directly made the investment. देखिए पास टू सर्टिफिकेट हम लोग जब पढ़ेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, तो हम डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन पास टू सर्टिफिकेट का मतलब ये समझिए पास टू एंटिटी का मतलब कि वो जो है जो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस एंटिटी पर टैक्स नहीं लगेगा, तो हम इन्वेस्टर को जब पास आउट कर देते हैं उसको, तो इन्वेस्टर खुद उस पर टैक्स देगा, दैट इज पास टू स्टेटस। In simple words, tax is charged at the level of the investor and not in the hand of the entity, that is the pass-through status. तो REIT और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट are allowed to pass to dividend and interest received from the special purpose vehicle SPV and rental income earned from the real estate property to its investor, whereas category 1, category 2 AIF are allowed to pass to any income except income from business or profession. As AIF can pass any income other than income from business or profession to its investor, the Finance Act 2020 amended section 115 UB of the Act to allow pass through of losses as well. The amendment which were made in the respect of are as under, देखिए क्या क्या amendment किए गए थे। Business loss of the investment fund, if any, shall be allowed to be carried forward to set off in accordance with provision of chapter 6 and shall
not be passed on to the unit holder. Second, the loss other than business loss accumulated at the level of investment fund as on 31st March 2019 shall be deemed to be the loss of the unit holder who held the unit as on 31st March 2019 in respect of the investment made by him in the investment fund. Such losses can be carried forwarded by the unit holder for the remaining period calculated from the year in which the loss had occurred for the first time, taking the year as the first year, and it shall be set off by him. The loss so deemed in the hands of unit holder shall be available to the investment fund on or after 1st April 2019, and the loss other than business loss shall be ignored for the purpose of the first to each unit holder if such loss has arisen in respect of the unit which has not been held by the unit holder for a period of at least 12 months. तो आइए देखते हैं कि न्यू जो आईटीआर फॉर्म है उसमें मॉडिफिकेशन किया गया है, तो जो चेंजेस आए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर आइए कि रिपोर्टिंग ऑफ पास थ्रू लॉस अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम। तो AIF are allowed to pass to the losses to the unit holder. Therefore, in the new ITR form, unit holders can report pass-through losses under the head horse property, capital gain, and other sources. Second, reporting of the past year deemed losses by the unit holder. The loss other than the business loss accumulated at the level of investment fund as 31st March 2019 shall be deemed to the loss of unit holder who held the unit as on 31st March 2019, and unit holders shall be allowed to carry forward such loss for the remaining period calculated from the year in which the loss had occurred for the first time, taking this that year as the first year. Consequential changes have been made to the schedule CFL to the so claim and carry forward such loss advice. इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ लॉसेज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय AIF among the unit holder. तो as the loss other than business loss accumulated at the level of investment fund as on 31st March 2019 shall not be available to the investment fund on or after 1st April 2019. Relevant role has been inserted to schedule CFL to reduce the losses hereby distributed among the unit holder from total brought forward losses for that year. Thus, an investment fund shall be allowed to set off and carry forward only the balance loss. Further, a new row has also been inserted to show the current year loss distributed among its unit holder. इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द पास्ट थ्रू लॉसेस फ्रॉम AIF अंडर शेड्यूल PTI. तो इसके अंदर शेड्यूल PTI requires the details of the pass through income from the business trust or an investment fund. The schedules have been changed to specifically seek the details whether income has been received from a business trust, that is REIT, or in VIT or AIF where income has been received from the AIF. A new column is inserted to fill the details of the current year losses distributed by the AIF. Pass-through income in the nature of long-term capital gain covered under section 112A. In that case, as AIF are allowed to pass through any income except business income, including long-term capital gain covered under section 112A. The relevant changes have been made to schedule capital gain, SI and PTI to show and reflect such changes. आइए हम नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं कि क्या किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्टिंग ऑफ द कैश रिसीप्ट ऑफ पेमेंट वेयर टर्नओवर ऑफ द एसएससी इज बिटवीन 1 करोड़ टू 5 करोड़। जहां टर्नओवर एसएससी का 1 करोड़ से 5 करोड़ के लिए है, तो उसमें कैश रिसीप्ट का या पेमेंट को आपको रिपोर्ट करना है आईटीआर के में। तो अप टू असेसमेंट ईयर 2019-20 तक क्या था? एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वाज रिक्वायर्ड टू गेट दिस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट if total sales turnover of gross receipt from the business exceed 1 crore during the previous year. So reduce compliance burden on the small and medium enterprises, Finance Act 2020 has increased the threshold limit को increase कर दिया गया from the mandatory audit. तो इसे assessment year 2020-21 से threshold limit for the mandatory audit for a person carrying on business is increased from 1 crore to 5 crore. लेकिन कंडीशन क्या रखा गया? However, the increase threshold limit 5 crore shall be applicable only if cash receipt and cash payment during the year does not exceed 5% of the total receipt of payment, as the case may be. कहने का मतलब more than 95% of business transactions should be done through banking channel. अगर बैंकिंग चैनल से 95%
से आपको ज्यादा नहीं होता है, 95% तक अगर होता है और 90% 5% ज्यादा अगर होता है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। 5 करोड़ का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंकिंग चैनल से नहीं आता है, आपका 5% या उससे ज्यादा आपका कैश रिसीट होता है या फिर पेमेंट होता है टोटल पेमेंट का, तो आपको ऑडिट मैंडेटरी होगा 1 करोड़ से ऊपर जाने पर। तो ये फॉर्म इनकॉर्पोरेट कराया गया है अमेंडमेंट द आईटीआर फॉर्म में, अमेंडेड रिक्वायरिंग द एसएससी टू टिक द चेक बॉक्स इफ कैश रिसीट और कैश पेमेंट एक्सीड 5%. If एसएससी टिक द रेडियो button of yes, he will be liable to tax audit under section 44A. That is a technical thing. तो ये एक अच्छा बेनिफिट भी है कंप्लायंस के लिए कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रिलीफ दिया गया। लेकिन ट्रांजेक्शन जो 95% है उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन को बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, ये आईटीआर 6 में किया गया है। तो एज पर सेक्शन 115 बीबीडी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसमें कहते हैं डिविडेंड कोई भी अगर डोमेस्टिक कंपनी रिसीव करती है फॉरेन कंपनी से, तो डोमेस्टिक कंपनी हैज 26% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग है उसमें, तो टैक्सेबल एज अ स्पेशल रेट ऑफ 15% प्लस surcharge and health and education sales. Such tax is computed on gross basis without allowing deduction for any expenditure. So new ITR form में domestic company is required to separately report such income in Schedule OS, income from other sources. Consequential changes has been made in Schedule SI, special income, to reflect such dividend income. तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा, आगे डिटेल जो चेंजेस जहां जहां हुए हैं सारे डिटेल को मैं कवर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्लेरिफिकेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, या जो हमारा जो ईमेल आईडी है इसमें business@gmail.com, इस पे आप मेल ड्रॉप कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।